नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम इन्वायरमेंट के सेक्शंस को लेकर आए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जितने भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने ऑलरेडी इस चैनल पे वेरियस पीवाईक्यूज की सीरीज को ला रखा है, जिस पॉलिटी को कवर कर रखा है, फिर हिस्ट्री को कवर कर रखा है, ठीक है। 2024 का इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कल ही। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज है इंडिया में, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। इन सब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कौन सा इनमें लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन का। ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो। फर्स्ट है लोकोमोटिव यूजिंग फोसिल फ्यूल। जितने भी रेल्स के इंजन है ना, वह जो फोसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं उससे जो इमिशन हो रहा है उससे सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा इमिशन हो रहा है। देखो ये गलत है, ठीक है। इससे ज़्यादा इमिशन नहीं हो रहा है। इमिशन तो सल्फर डाइऑक्साइड से सबसे हो रहा है, इसमें जितना भी दे रखा है सबसे हो रहा है, बट इससे ज़्यादा नहीं पूछा। जिसमें पूछा है लार्जेस्ट सोर्स, ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट सोर्स बताना है। फिर उसके बाद सेकेंड बता रखा है कि शिप यूजिंग फोसिल फ्यूल, जो शिप्स होती हैं वो जो फोसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा लार्जेस्ट इमिशन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर क्या होता है, एक काइंड ऑफ हार्ड सब्सटेंस होता है ना, जो पत्थर वगैरह होते हैं उससे जो मेटल वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उससे जो इमिशन हो रहा है उससे मतलब वो है लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का। ये भी गलत है, ठीक है। अगर तीनों नहीं है तो ये देखो डी ऑप्शन सही है हमारा। पावर प्लांट्स जो यूजिंग फोसिल फ्यूल, मतलब जो पावर प्लांट्स है फोसिल फ्यूल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स माना जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन का, ठीक है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फोसिल फ्यूल यूज़ करके, बेसिकली जो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, तो वह लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे आंसर है डी, पावर प्लांट्स यूजिंग फोसिल फ्यूल, ठीक है। क्या दे रखा है एक्सप्लेनेशन, देखो। इमिशन दैट लीड टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जनरली ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अदर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जो इमिशन हो रहा है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है ना SO2 का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, वह भी एक अदर फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ अदर जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं उनका, ठीक है। अगर देखें तो जो लार्जेस्ट सोर्स है बेसिकली SO2 इमिशन का अभी तक जो देखा गया है, वह है फोसिल फ्यूल फ्रॉम कंबंशन एट पावर प्लांट्स, ठीक है। जो पावर प्लांट्स में फोसिल फ्यूल का यूज होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वह लार्जेस्ट सोर्स माना जा रहा है, ठीक है। एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, मतलब इसके बाद जो है जो अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में जो यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वह कहीं ना कहीं लार्जेस्ट सोर्स है, ठीक है। तो आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें इसे देखना है, ठीक है, कंसीडर करना है। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट है जो स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है, मतलब हम एप्पल्स को इंपोर्ट नहीं करते अमेरिका से, मतलब जो सेब है उसका आयात हम इंडिया में करते ही नहीं है, ठीक है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, देखो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। डज नॉट, हम इम्पोर्ट ही नहीं करते, ये देखो ये स्टेटमेंट गलत है। हम इम्पोर्ट करते हैं और काफ़ी मेजर क्वांटिटी में इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब हमारे यहाँ जो लॉज बनाए गए हैं, हाँ, जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं ना उसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो अथॉरिटी हमारे यहाँ बनाई गई है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को रेगुलेट करती है, उसके अप्रूवल के बिना आप जो GM क्रॉप्स हैं, GM फूड्स हैं, उसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। देखो GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या होते हैं, देखो ये ऐसे फूड्स होते हैं ना जिनके DNA में कुछ अल्टरेशन किया जाता है, सो दैट उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनको इन्हेंस किया जा सके, साथ ही साथ जो पेस्ट रेसिस्टेंट होता है ना उसको इंक्रीज किया जा सके। समझ रहे हो, मतलब कुछ DNA में चेंजेस करके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया गया है। जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है। इन सबको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कंसिडर किया जाता है।
तो अब इसमें से सही कौन सा है? देखो, पहला तो हमारा गलत है, हम इंपोर्ट मेजर क्वांटिटी में करते हैं अगर हम एप्पल्स की बात करें, ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड में जो लॉ है ना, यह प्रोहिबिट करता है, ठीक है, हमें कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है इसका। स्टेटमेंट सब फर्स्ट क्या बोला, इनकरेक्ट है ना। एप्पल्स आर द वन ऑफ द मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। एप्पल्स एक मेजर इंपोर्ट है हमारे इंडिया में अगर देखें तो यूएसए से। आफ्टर इंडिया रिमूव रिटेलिएटरी import duty on US apples in September, imports on American apples have been surged 40 times in 3 months. Retaliatory import duty क्या होता है? अगर आप सपोज दैट यूएसए कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है हमारे जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री में, ठीक है, एप्पल ही ले लो, ठीक है, इंडिया से अगर कश्मीर से कोई एप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए में जा रहा है, ठीक है, तो यूएसए वाले क्या कर रहे हैं, हाई टैरिफ लगा दे रहे हैं उस पर, जिसकी वजह से हमारा एप्पल इंपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यूएसए में। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही रिटेलिएटरी मेजर्स लेंगे सो दैट उनका जो एप्पल्स है इंडिया में इंपोर्ट ही ना हो पाए, तो उसे रिटेलिएटरी इंपोर्ट ड्यूटी बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। जब उसको इंडिया के द्वारा हटाया गया था तो क्या हुआ था, सितंबर माह में बेसिकली जो अमेरिकन एप्पल्स है ना, लगभग 40 टाइम ज़्यादा हो गए थे इन 3 ही मंथ में, ठीक है। वाइल द ट्रेडर आर होपिंग आप रिगेनिंग मार्केट शेयर, ठीक है, जो ट्रेडर्स बेसिकली हैं वह होप कर रहे हैं कि फिर से हम इन सब जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। इन 2017-18 द इंपोर्ट ऑफ यूएस एप्पल वाज रिकॉर्ड ऑफ ओवर 7 मिलियन बॉक्सेस। 2017-18 में अगर हम देखें तो जो यूएस का एप्पल था बेसिकली लगभग उसमें 7 मिलियन बॉक्सेस का इंपोर्ट देखा गया था। और वहीं अगर 2022-23 की हम बात करें तो इसमें ड्रॉप देखा गया था लगभग 50,000 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो। अब स्टेटमेंट नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन इंडिया द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो ये एक्ट बनाया गया है ना, यह कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज और सेल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ FSSAI। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अप्रूवल के बिना आप कोई भी जीएम फूड को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा हो गया, फ्रॉग हॉपर हो गया एंड पॉन्ड स्केटर हो गया, ठीक है, ये इनमें से क्या है? क्या वह बर्ड है, क्या वह फिश है, क्या वह इंसेक्ट्स है, क्या वह रेप्टाइल्स है? मतलब क्या है बेसिकली, जो ये तीन नाम दे रखा है ना, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, ये इनमें से कौन सी प्रजाति को दर्शाता है? तो वह इंसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आप इंसेक्ट्स में आते हैं, देखो, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स। किसके कैटेगरी में आते हैं? इंसेक्ट्स की प्रजाति है बेसिकली ये, ठीक है। सिकाडा को अगर देखें तो सिकाडा इज अ फैमिली ऑफ मोर देन 3000 स्पीसीज ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स। क्या होते हैं? ये एक फैमिली है बेसिकली जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत बारी आपने सुना भी होगा, ठीक है। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट एरिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एंड अकर इन डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। कहाँ कहाँ? डेजर्ट में होते हैं, ग्रासलैंड्स में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड जो टेम्परेट एरियाज बेसिकली हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होता है? देखो, अर्थ हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। ये एरियाज जो होते हैं ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर के एरियाज जो होते हैं वो टेम्परेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एरियाज में भी पाए जाते हैं और इस एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर देखें तो सिकाडा हैव लॉन्ग बीन यूज इन फोक मेडिसिन्स एज रिलीजियस एंड मॉनेटरी सिंबल्स, ठीक है। फोक मेडिसिन्स में बेसिकली इसका यूज होता है क्योंकि ये रिलीजियस एंड मॉनेटरी सिंबल्स को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। एज क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स, और क्या है? इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड फॉर ह्यूमन एंड मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है बेसिकली फूड के लिए, ह्यूमंस के फूड के लिए, ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, आप यहाँ पे देखोगे अभी तो उस पर इसके पूछा है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट जो अगर क्वेश्चन को फ्रेम करे तो काफ़ी डिटेल में पूछ ले। तो सिकाडा क्या होता है? मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक है, फूड एज ए फूड भी यूज होता है, ठीक है, और रिलीजियस और मॉनेटरी सिंबल्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा आता है सेकंड ऑप्शन, फ्रॉग हॉपर। फ्रॉग हॉपर क्या होता है? देखो ये एक स्पीसीज होता है स्मॉल होपिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। जो स्मॉल होपिंग इंसेक्ट्स होते हैं उसकी कहीं ना कहीं एक स्पीसीज है एक, अगर देखें तो यह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है,
मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस ए फ्रोथी सब्सटेंस नोन एज स्पिटल। फ्रोथी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो बबल्स नहीं होते वाटर पे, उस टाइप का कुछ लिक्विड वगैरह कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्पटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉग होपर का बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पॉन्ड स्कैटर, यह क्या होता है? पॉन्ड स्कैटर आर ट्रूली रिमार्केबल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट दैट हैव इवॉल्व यूनिक एडेप्टेशन टू थ्राइव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, इवॉल्व हुए हैं ताकि वह थ्राइव कर सकें कहीं ना कहीं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। और इसे हम वाटर स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वाटर स्पाइडर। अरे आपने देखा होगा वाटर के ऊपर जो सब तैरते रहते हैं, पॉन्ड स्कैटर उसी को बोलते हैं। कैन बी फाउंड ग्लाइडिंग एफर्टलेसली अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड, लेक्स एंड इवन स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पॉन्ड्स में हो सकते हैं, लेक्स में होते हैं, और जो स्लो मूविंग स्ट्रीम्स होते हैं ना, वहाँ पे हो सकते हैं। मतलब जो काफ़ी रैपिडली मूव करता है स्ट्रीम, वहाँ पे नहीं हो सकते। तो बेसिकली यही है कि ऊपर आप जब कहीं अगर पॉन्ड वगैरह आप देखने गए होगे, ठीक है, वहाँ पे आपने ये सारे पॉन्ड स्कैटर को आई थिंक देखा होगा, ठीक है। जनरली देखे जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली पॉन्ड स्कैटर का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसका हमें जो करेक्ट आंसर है उसको बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? मिनी च्युइंगम फाउंड इन मार्केट आर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बोल रहा है जो हम च्युइंगम बेसिकली मार्केट में मिलता है हमें, वह क्या है? सोर्स है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। मतलब वह इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर क्या दे रखा है? देखो, फर्स्ट तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है? मिनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। अच्छा, आप जब च्युइंगम खाते होगे, ठीक है, उसका जो लास्ट सब्सटेंस बचता है ना, उसका जो लास्ट वाला सब्सटेंस बचता है ना, जब उसकी स्वीटनेस वगैरह खत्म हो जाती है, उसे हम गम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो वह च्युइंगम, बहुत सारे जो च्युइंगम्स होते हैं, वह गम बेस की जगह प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर देखें तो ये पहला स्टेटमेंट और सेकंड वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है ना एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। क्योंकि जो च्युइंगम्स होते हैं जो मार्केट में बेसिकली मिलते हैं, वह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कहीं ना कहीं कारण है, एक तरह से सोर्स है, ठीक है। और जो हमारा जो और जो हम च्युइंगम खाते हैं, उसके जो गम बेस में उसका जो गम बेस होता है, बेसिकली प्लास्टिक का यूज उसमें किया जाता है, ठीक है। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, आप करेक्ट आंसर क्या है? ए। देखो, च्युइंगम इज नोन फॉर स्ट्रेस रिलीविंग क्वालिटीज़। किसके लिए जाना जाता है? स्ट्रेस रिलीविंग जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है? एबिलिटी टू कीप आवर माउथ फ्रेश। मतलब इसे खाने से हमारा माउथ जो होता है फ्रेश होता है। सून च्युइंगम विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म। बताया जा रहा है कि हम जल्दी ही कहीं ना कहीं इसे एज ए ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ हैड सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे मॉडर्न च्युइंगम इज मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, ठीक है। किससे बना होता है? हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम कर सकता है इस पे यूपीएससी। हाइड्रोफोबिक पॉलीमर बेसिकली इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बनता है, मतलब च्युइंगम किससे बना होता है, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, ठीक है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर ऐसे भी पूछ लिया कि कौन कौन से सब्सटेंस, ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पॉलीमर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ उसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, फ्लेवर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। किससे बना होता है? हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स से बना होता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। उसके साथ साथ कुछ उसमें स्वीटनर्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो च्युइंगम दिस सॉर्ट इज सिंथेटिक मटेरियल ओवर ए लॉन्ग टाइम कुड प्रोड्यूस सम एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल है, और अगर लॉन्ग टर्म में इसे देखें तो ये कुछ एडवर्स, नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर देखें तो हर साल च्युइंगम जनरेट कितना, मोर देन 105 टन ऑफ प्लास्टिक गार्बेज। अरे यार, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो 105 टन प्लास्टिक गार्बेज को कहीं ना कहीं च्युइंगम अगर सिंगल पर्टिकुलरली देखें तो जनरेट करता है, ठीक है। दस डिस्कार्डेड नॉन बायोडिग्रेडेबल रेसिड्यू ऑफ गम प्रोड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। इसी वजह से जो डिस्कार्डेड हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स होते हैं वह प्लास्टिक पोल्यूशन को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री दे रखा है और एनिमल दे रखा है, उसके नेचुरल हैबिटाट में उसको बताना है कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो मैच सही कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन आर करेक्टली मैच्ड। जितने भी पेयर्स दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पहला दे रखा है ब्राज़ील,
इंद्री। देखो इंद्री ब्राजील में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो स्पीसीज है ना वो हाईली स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए दिया रखा है। काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर देखें तो जो ब्राजील है, इंद्री इंद्री ब्राजील से मैच करा, देखो ब्राजील में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मडागास्कर में पाया जाता है। मडा ठीक है, मडागास्कर में पाया जाता है इंद्री, कहाँ, मडागास्कर में। फिर उसके बाद एल्क दे रखा है। देखो ये इंडोनेशिया में दे रखा है, इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता। अगर इसको देखें तो जो सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन रेंजेस है ना, वहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल एशिया जो हाई माउंटेन रेंजेस है, उसके साथ साथ कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है। सेंट्रल एशिया के जो हाई माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ साथ जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है बोनोबो। बोनोबो दे रखा है मडागास्कर का। देखो मडागास्कर में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका के कॉन्गो रीजन में पाया जाता है, कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है, ठीक है। इससे देखें तो हमारा ऑप्शन नन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। पहला इनकरेक्टली मैट है, जो इंद्री है वह इंडेमिक है कहाँ पे, आइलैंड कंट्री ऑफ मडागास्कर। जो इंडियन ओशियन में मडागास्कर है बेसिकली, वहाँ पे यह इंडेमिक है, मतलब वहाँ का नेटिव स्पीसीज है, ठीक है। स्पेशली इनहेबिटिंग द ईस्टर्न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, जो ईस्टर्न रेन फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और जो यूनिक जियोग्राफिकल फीचर है एंड क्लाइमेट है मडागास्कर का, हैव फैसिलिटेटेड द इवोल्यूशन ऑफ न्यूमरस स्पीसीज फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग इन द, क्या बोल रहा है कि जो जियोग्राफिकल फीचर है और जो क्लाइमेट है मडागास्कर का ना, वह कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया है, एक तरह से फेवरेबल रोल प्ले किया है कुछ ऐसे स्पीसीज को जनरेट करने में, जो कि अगर हम अर्थ पे और कहीं देखें तो वह नहीं मिलती है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आता है, इल्क। इल्क क्या है, इल्क इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस सब स्पीसीज ऑफ रेड डियर। देखो सब स्पीसीज है किसका, रेड डियर का, ठीक है। अगर इसको देखें तो कहाँ मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। और कहाँ पे, इन द हाई माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया के बेसिकली हाई माउंटेन्स है ना, वहाँ पे भी मिलता है। इट इज़ द मेंबर ऑफ डियर फैमिली। किसका मेंबर है, डियर फैमिली। देखो इंपॉर्टेंट है ये। इल का अगर फ्यूचर में पूछ दिया किस मेंबर की फैमिली है, बेसिकली डियर की फैमिली, ठीक है। रिसेंट जेनेटिक स्टडी सजेस्टेड दैट रेड डियर में हैव 3 स्पीसीज। अभी कुछ स्टडीज की गई थी बेसिकली प्रेजेंट टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो रेड डियर है ना, उसके 3 स्पीसीज मिलते हैं। यूरोपियन रेड डियर, तिब्बतियन एंड वेस्ट चाइनीज रेड डियर और एल्क जो होते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पेयर थर्ड देखते हैं, जो कि इनकरेक्टली बेसिकली मैच था, ठीक है। इसमें पूछा है, बोला है बोनोबो एंड चिंपैंजीज जो होते हैं ना, वह सिमिलरली कहीं ना कहीं उनका लुक होता है, वह एक तरह से कहीं दिखते हैं, ठीक है। बोथ शेयर 98.7% ऑफ देयर डीएनए विथ ह्यूमन। अगर दोनों का देखें तो डीएनए जो है ना, वह हमसे लगभग 98.7% मैच करता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे बेसिकली मैच करता है, ठीक है। मेकिंग टू स्पीसीज मोर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स, ठीक है। बोनोबोज आर यूजली a bit smaller, लियनर एंड डार्कन देन चिंपैंजी, ठीक है। स्मॉलर होते हैं, लियनर होते हैं, और कहीं ना कहीं डार्कर होते हैं चिंपैंजी से, तो ठीक है। अगर देखें तो दे फाउंड ओनली इन डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहाँ मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही बस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उसको कंसिडर और बताना है उसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। मतलब लायन का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, जैसे डॉग्स का ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, अगस्त टू नवंबर होता है ना डॉग्स का ब्रीडिंग सीजन, इसका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है ना। वैसे अगर हम लायंस का देखें तो कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, ठीक है। देखो ये ऑप्शन सही है, उनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। फिर इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। जैसे लायन ही ले लो, ठीक है, वह रोर करता है, और भी जो अदर बिग कैट्स होते हैं, हाँ, वह रोर करते हैं, मतलब दहाड़ते हैं। उसी प्रकार जो चीता है ना, वह रोर नहीं करता, वह दहाड़ता वाड़ता नहीं है। देखो यह भी ऑप्शन सही है, चीता रोर नहीं करता। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, अनलाइक मेल लायंस द मेल लेपर्ड्स डू नॉट
प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। जैसे क्या होता है, मेल लायंस यूरिनेट करते हैं ना, यूरिनेट के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारा एरिया है ओके। तो वैसे अगर हम लेपर्ड्स के देखें तो वह सेंट मार्किंग के थ्रू टेरिटरी को प्रोक्लेम नहीं करते, मार्क नहीं करते। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, दे ऑल्सो डू सो, ठीक है, उनके भी द्वारा ये सारा चीज़ किया जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया ए वाला, ठीक है। फर्स्ट पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखो स्टेटमेंट क्या देखा, देखो बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द लायन हैगोमस एंड ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर इनका ब्रीडिंग होता है बेसिकली, जो लायंस के मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, पॉलीगोमस होते हैं। बट फीमेल्स आर यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू वन एंड टू एडल्ट मेल ऑफ देयर प्राइड। अगर फीमेल्स को देखो, जो लायन फीमेल्स होती हैं क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एक से दो एडल्ट मेल्स के भी लिए, ठीक है, ठीक है। इन कैप्टिविटी लायन ऑफन ब्रीड एवरी ईयर। कैप्टिविटी में अगर देखें तो लायन हम हर साल ब्रीड करते हैं, ठीक है, बट इन वाइल्ड दे यूजली ब्रीड नो मोर देन वंस इन 2 years। बट जो वाइल्ड में, जंगलों में हमें जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वह यूजली 2 साल में एक ही बार ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरे को देखते हैं। देखो देयर आर 4 बिग कैट दैट कैन रोड। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ विच बिलोंग टू जीनस पैंथरा। जो पैंथरा जीनस है, बेसिकली पैंथरा स्पीसीज है ना, उससे कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। कौन, चारों, लायन, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, ठीक है। इन दिस स्पीसीज अगर देखें तो इफाइल बोन जो होता है ना, पार्ट ऑफ वॉइस बॉक्स, जो कि वॉइस बॉक्स का पार्ट होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसका पार्ट होता है, वह रिप्लेस्ड होता है बाई लिंगामेंट। लिंगामेंट से कहीं ना कहीं रिप्लेस होता है, ठीक है। दिस कैन बी स्ट्रेचेज, ये स्ट्रेच कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है लार्ज उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्जर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद वाइडर रेंज ऑफ पिचेस कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस करता है, काफ़ी तेज आवाज़ से कहीं ना कहीं वह साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब चीता में क्या होता है, द बोन ऑफ द चीता वॉइस बॉक्स फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखो क्या था, लिगामेंट्स से उसको वॉइस बॉक्स होता है ना, उसमें पार्ट होता है बेसिकली। अगर यहाँ पे देखो जो चीता का वॉइस बॉक्स होता है वह उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, ठीक है, विथ डिवाइडेड वोकल कॉर्ड दैट वाइब्रेट विथ बोथ इन एंड आउट ब्रीथ, ठीक है। वह वाइब्रेट करता है जब चीता क्या करता है, ब्रीथ करता है, ब्रीथ इन करता है, ब्रीथ आउट करता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज द सेम ऑफ ऑल द स्मॉल कैट्स। जो कि अगर हम देखें तो जो स्मॉल कैट्स होते हैं ना, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं, ठीक है। अगर देखें तो ये सारी जो डिजाइंस होते हैं ना, वो अनेबल करते हैं दीज कैट टू पुट कंटिन्यूसली, ठीक है। की वजह से क्या होता है, इट लिमिट्स द रेंज ऑफ अदर साउंड्स। जो अदर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, जो हम इसमें देखते हैं, लायन देखते हैं, टाइगर देखते हैं, लेपर्ड और जैगुआर में देखते हैं, वो सारे साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह रोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड क्या है, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। देखो लेपर्ड आर नोन फॉर देयर सॉलिडेटरी नेचर एंड इम्प्रेसिव हंटिंग एबिलिटीज। सॉलिडेटरी नेचर जो होता है और जो इम्प्रेसिव हंटिंग एबिलिटीज होती हैं, कितने ईजिली वह इम्प्रेसिव वे में हंट कर सकते हैं, उस सब एबिलिटीज के नाते उनको जाना जाता है, ठीक है। द स्किल्ड प्रेडेटर दैट प्राइमरली हंट एट नाइट। कब हंट करते हैं, नाइट में, ठीक है, यूजिंग देयर इनक्रेडिबल एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू कैच द वैरायटी ऑफ प्रे, ठीक है। जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, एजिलिटी होती है, उसके तहत कहीं ना कहीं वह जो प्रे होते हैं उसको ईजिली कैच कर सकते हैं और हंट कर सकते हैं, स्पेशली नाइट में अगर हम देखें तो, ठीक है। अगर उसकी डाइट्स की बात करें तो उसमें इंक्लूड होता है बग्स होते हैं, फिश होते हैं, ठीक है, एंटेलोप्स होते हैं, मंकी होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, और भी अदर स्पीसीज आते हैं इसमें, ठीक है। और अगर लेपर्ड्स की बात करें तो लेपर्ड्स को कंसिडर किया जाता है अपॉर्चुनिस्टिक हंटर, क्योंकि वो अडेप्ट करते हैं और टारगेट करते हैं डिफरेंट स्पीसीज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड देयर स्पेसिफिक हैबिटाट्स, ठीक है। जो भी स्पीसीज को टारगेट करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी एक एम्पल अमाउंट में होनी चाहिए और हैबिटाट भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनके द्वारा हंट किया जाता है टू अवॉइड द कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए लेपर्ड्स क्या करते हैं, स्टैब्लिश देयर ओन टेरिटरी। खुद की टेरिटरी को स्टैब्लिश करते हैं, कैसे, मार्किंग देम विद सेंट, जो क्लॉ मार्क्स होता है ना, जैसे पंजे मार के उसको खरोच देना हम ऑन ट्रे पे, उसके थ्रू, ठीक है। मेल लेपर्ड विल फ्रियसली डिफेंड देयर टेरिटरी इफ दे ओवरलैप विद अदर मेल्स, ठीक है। अगर दूसरा कोई लेपर्ड मेल आ जा रहा है उनकी टेरिटरी में, पर्टिकुलर जो टेरिटरी है लेपर्ड का, वहाँ पे दूसरा कोई मेल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे डिफेंड करने के लिए वो फ्रेशली, मतलब काफ़ी एग्रेसिव से इससे लड़ेगा, फिर उसको प्रोटेक्ट करेगा अपनी टेरिटरी को, ठीक है।
तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट दे रखा है, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल हो गया, रूफटॉप सोलर सोलर वोल्टिक यूनिट्स हो गया। इसमें पूछा है हाउ मेनी अबव आर कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यह स्मॉल स्केल एनर्जी सिस्टम है। क्या है, स्मॉल स्केल एनर्जी सिस्टम है, जो कि क्या करता है, पावर देता है बेसिकली जो नियर बाई एरियाज होते हैं, ठीक है, जो नियर बाई एरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें पावर को प्रोवाइड कराता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि कौन कौन से इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं। बैटरी स्टोरेज हो गया, ठीक है, ये सही है। बैटरी स्टोरेज को अगर हम कहीं सेटअप करते हैं तो वह नियर बाई एरियाज को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है, ठीक है। फिर बायोमास जनरेशन, जो डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं बेसिकली, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होते हैं, फिर उसके बाद जो काउडंग वगैरह होते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वह भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज में दिया जाता है, ठीक है, मतलब जो नियर बाई एरियाज होते हैं उससे। तो बायोमास जनरेशन भी हो गया, फ्यूल सेल भी हो गया, ठीक है, फ्यूल सेल आप देख ही रहे हो। फिर उसके बाद रूफ टॉप जो सोलर वोल्ट फोटोवोल्टिक यूनिट्स होते हैं, जो सोलर पैनल्स वगैरह को सेटअप किया जाता है छतों पे, ठीक है, जो हाउस के टेरेस होता है वहाँ पे जो सेटअप किया जाता है फोटोवोल्टिक, मतलब सोलर पैनल्स वगैरह को, उससे भी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल फोर, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, एक स्मॉल स्केल एनर्जी सिस्टम होता है, क्या करता है, पावर देता है नियर बाई लोकेशंस को, ठीक है। जो डीईआर है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और आइसोलेटेड। यह देखो, या तो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड्स होते हैं ना बड़े बड़े जो होते हैं बेसिकली उससे कनेक्टेड हो सकता है, या फिर आइसोलेट में परफॉर्म कर सकता है, मतलब कहीं अपना पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, विथ एनर्जी फ्लोइंग ओनली थ्रू स्पेसिफिक साइट और फंक्शंस। कहाँ एनर्जी फ्लो होता है, एक स्पेसिफिक साइट में और कुछ फंक्शंस के लिए बेसिकली एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। डीईआर क्या इंक्लूड बोथ एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजीज होता है वह भी इंक्लूड होता है, फिर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी स्टोरेज सिस्टम भी दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। व्हेन एनर्जी जनरेट्स ऑकर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रिसोर्स इट रेफर एज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ठीक है। जब एनर्जी को जनरेट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के तहत तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वेरियस एग्जाम्पल है, जैसे रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट, ठीक है। इसे देखें तो यह स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम खेतों में देखें तो जो सोलर पैनल्स पैनल्स यूज होते हैं खेतों में किस लिए होता है, इरिगेशन के लिए यूज होता है, तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुआ ना, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हुआ ना, तो उसके लिए बता रहा है, ठीक है। बैटरी स्टोरेज जो होते हैं, देखो बैटरी इज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज टू एक्सपोर्ट पावर बैंक टू ग्रिड। ये भी सही है, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगता है, ठीक है, किस लिए किया जाता है, यूज किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए पावर टू ग्रिड, ग्रिड को मतलब पावर एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अगर बायोमास जनरेशन है, किस जो कि विच आर फ्यूल्ड विथ वेस्ट गैस और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिससे फ्यूल किया जाता है, मतलब जिससे बायोमास जो है बेसिकली उसको बनाया जाता है वेस्ट गैस से, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं, उसके बाद जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो बनाया जाता है, वह भी एक स्पेसिफिक साइट और फंक्शंस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूल सेल हो गया हमारा, तो आप देख सकते हो कि किसके किसके लिए यूज होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विथ इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विथ इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री, ठीक है। पूछा है कि ऐसा कौन सा इसमें ट्री है जो एक इंसेक्ट से के साथ इवॉल्व हुआ, को इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और वही इंसेक्ट कहीं ना कहीं इसको पॉलिनेट भी करता है, ठीक है। देखो, ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट द ट्री, कोई ट्री है, ठीक है, और कोई इंसेक्ट है, इसके साथ दोनों इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बढ़े हैं, बड़ा हुए हैं, ठीक है, और यही इंसेक्ट जो है ना, ओनली दिस इंसेक्ट कैन पॉलिनेट इट। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन दे रखा है फिग, महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, फिग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो फिग, जो बनियान फिग ट्री है ना, फिकस माइक्रोकॉर्पा, जिसे हम बोलते हैं फिकस माइक्रोकॉर्पा, क्या है, एक फेमस है फॉर इस एरियल रूट,
ये एरियल रूट होता है ना, उसके लिए फेमस होता है, विच स्प्राउटेड फ्रॉम द ब्रांचेज एंड इवेंचुअली रीच टू द सॉइल। आप देखो ये, दिस इज एरियल रूट, ये तो दिख रहा है ना, ये एरियल रूट होता है बेसिकली। कहाँ से ब्रांचेस से निकला हुआ है और कहाँ पे गया है, जो लैंड है उसमें, ठीक है, सॉइल में जाके इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच के वो अपनी जड़ बना लेता है, ठीक है। एरियल रूट आर द रूट above द ग्राउंड दैट आर फाउंड इन डाइवर्स प्लांट स्पीसीज लाइक मैंग्रोव, बनाना, फिग्स हो गया, फिर उसके बाद ऑर्चिड्स हो गया, ठीक है। कहाँ का मैंग्रोव्स, जो सुंदरवन मैंग्रोव्स आप देखोगे वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना उसमें, अगर सुंदरवन की बात करें ना, और जो मैंग्रोव्स बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे इंडिया के, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो सुनामी उनामी होता है उससे, जो नियर बाई हाउसेज होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो तेज हवाएं होती है ना, इतना स्ट्रांग होते हैं कि देखो आप, ये सारे ऐसे जड़ें इसकी ज़मीन में धसी रहती हैं, तो जो सुनामी होती है, जो एयर्स होते हैं बहुत रैपिडली फ्लो करते हैं, वह इसको उखाड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो इधर एरियाज वगैरह होते हैं, हाउसेज वगैरह होते हैं, वह सेफ होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बता रहा है, तो उसमें भी ऑर्चिड है, बनियान ट्री है, और जो मैंग्रोव्स है, ये सारी चीज़ें। द ट्री ऑल्सो हैज़ ए यूनिक रिलेशनशिप विथ पेप्स। जो वेब्स इंसेक्ट है ना, उससे एक यूनिक रिलेशनशिप ये रखते हैं, दैट को इवॉल्व विथ इट एंड इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट इट। देखो वेब्स है ना, अगर फ्यूचर में पूछ लिया यूपीएससी में कि जो बनियान फिक्स है वो किससे साथ को इवॉल्व करता है, तो वेब्स के साथ करता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ इंसेक्ट है और यही कहीं ना कहीं उसको पॉलिनेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन हो गया इसका। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है, हाउ मेनी अबव है पॉइजनस स्पीसीज एमंग देम। मतलब ये स्पीसीज दे रखा है, इनमें से कौन कौन से स्पीसीज के स्पीसीज जो है बेसिकली, बटरफ्लाई में ऐसा कोई स्पीसीज है जो पॉइजनस है, फिश में कोई ऐसा स्पीसीज है जो पॉइजनस है, फ्रॉग में कुछ ऐसा स्पीसीज है जो पॉइजनस है। जैसे बटरफ्लाई में बहुत सारी स्पीसीज होती है ना, फिश में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, और इसी तरह फ्रॉग में बहुत सारी स्पीसीज होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑल ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑल द थ्री। क्योंकि कहीं ना कहीं फिश बटरफ्लाइज में कुछ ऐसे स्पीसीज होंगी जो पॉइजनस होगी, कहीं ना कहीं फिश के बहुत सारा लाखों लाखों यार स्पीसीज पाई जाती हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज तो होंगे ना जो उसके जो पॉइजनस होंगी। फ्रॉग में भी सेम है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और अब देखो बटरफ्लाई में क्या है, हाइब्रिड हेलिकोनियस जो बटरफ्लाइज होती हैं वह पॉइजनस होती हैं इन नेचर में, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो यह रेयर होते हैं, ये बटरफ्लाइज रेयरली कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हेलिकोनस मेलपोमीन और जो हेलिकोनस टाइडनो, बोथ आर हाईली पॉइजनस। दोनों कहीं ना कहीं हाईली पॉइजनस होते हैं, हैविंग इवॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ओन साइनाइड। वो खुद का साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, हैव लर्न एग्जैक्टली व्हाट बोथ ऑफ दिस टॉक्सिक इंसेक्ट लुक लाइक्स। जो प्रेडेटर्स होते हैं बेसिकली, हाँ, वो लर्न मतलब उनको पूरा एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जो टॉक्सिक इंसेक्ट्स हैं वो कैसा दिखते हैं। फिश में क्या है, वेनेमनस फिश आर दोज फिश दैट कैन इंजेक्ट देयर टॉक्सिक वेनम इनटू विक्टिम। वेनेमनस फिश जो होते हैं ना, वह क्या करते हैं, जो उसका बेसिकली वेनम होता है, एक तरह से विष होता है, वह इंजेक्ट करते हैं जो विक्टिम होता है, जिसको उन्हें खाना होता है, उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, फिर उसको इनहेल करेंगे, ठीक है। वेयर जो पॉइजनस फिश होते हैं ना, दोज दैट कैन कॉज टॉक्सिक सिम्टम्स ओनली इफ दे आर ईटन। टॉक्सिक सिस्टम तभी बेसिकली जनरेट करेंगे जब ईट किए रहेंगे, ठीक है। जैसे हो गया लाइन फिश, और इसके बाद रेड बिल्ड पिरान्हा, ठीक है। ये दोनों जो फिश है ना, वह पॉइजनस होते हैं। आप इसको गूगल करना, इसके इमेज को देखना, ठीक है। अब हमारा फ्रॉग आता है। फ्रॉग देखो, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, वह स्पीसीज होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग होता है आर स्मॉल ब्राइटली कलर्ड एम्फीबियंस दैट लिव ऑन, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्लोर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्लोर होता है ना, बेसिकली उसके जो फ्लोर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं अक्रॉस द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। कहाँ पे, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, बेसिकली जो मैक्सिको वगैरह कंट्रीज हैं वहाँ पे, ठीक है। जो पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है, नेम्ड फॉर टॉक्सिन दे एक्सक्रेट फ्रॉम देयर स्क्रीन। कहाँ से जो पॉइजन है बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, वह स्किन से करते हैं, ठीक है। जिसे हम अगर देखें तो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था टू यूज टिप ऑफ हंटर वेपन्स। जो तीर वगैरह नहीं होते थे, एरो वगैरह जो यूज करते थे, उसके टिप पे लगा के, यहाँ पे लगा के फिर उसको चलाना, सो दैट जो भी जिसको भी ये लगता है वह तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो इसके टिप पे बेसिकली इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू परफ्लोरो एल्काइल
पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, PFAS जिसे हम बोलते हैं। अभी देखेंगे एग्जैक्टली ये कैसा सब्सटेंस है, ठीक है, आगे देखेंगे। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। PFAS जो है ना, इसे वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, PFAS जो है ना, और फाउंड इन वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो PFAS है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली यूज करते हैं, वाटर बॉटल जो हम बाई करते हैं 20 रुपए, ठीक है, उसमें वाइडली स्प्रेड होता है। फिर उसके बाद जो फूड पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ जो फूड पैकेजिंग मटेरियल्स है उसमें भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। फिर सेकेंड वाला देखते हैं, PFAS क्या है, नॉट इजिली डिग्रेडेड इन इन्वायरमेंट। मतलब क्या है बेसिकली, ये इजिली इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होता है, मतलब इजिली डिग्रेड नहीं होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से इजिली ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन ऑफ एनिमल बॉडीज, ठीक है। अगर कोई भी एनिमल बॉडीज है बेसिकली, अगर परसिस्टेंट एक्सपोजर में आ रहा है उसके PFAS है, तो उससे बायो एक्यूमुलेशन का जो वो है ना, वो है, हो सकता है, ठीक है। आपने बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन तो पढ़ा ही होगा। तो वही जो एक्यूमुलेट करते हैं सब्सटेंस, जो पॉल्यूटेंट होते हैं बेसिकली, जो एक्यूमुलेट करते हैं उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम परसिस्टेंट एक्सपोजर में आते हैं PFAS के, तो इससे बायो एक्यूमुलेशन का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऐसे ही है, एक दो तीन दोनों तीनों सही है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वन भी सही है, सेकंड वन भी सही है, थर्ड वन भी सही है। PFAS जो है वाइडली कहीं ना कहीं फाउंड होता है, वाइड स्प्रेड, हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, फूड करते हैं, फिर उसके बाद फूड पैकेजिंग मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद PFAS जो है ना, ईजिली डिग्रेड नहीं होता अगर इन्वायरमेंट में हम देखें। और अगर परसिस्टेंट एक्सपोजर में हम आते हैं इसके, तो कहीं ना कहीं बायो एक्यूमुलेशन का हो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है एनिमल बॉडीज में, ठीक है। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल जो होते हैं सब्सटेंस आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल, मतलब सिंथेटिक केमिकल मतलब इसे केमिकली कहीं ना कहीं तैयार किया गया है, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस नहीं होते, इन्हें बनाया गया है। अगर देखें तो कब से यूज हो रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बेसिकली यूज होता है अराउंड द वर्ल्ड, कब से, 1950 से। यह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 1950 से ही यूज हो रहा है। अगर देखें तो पीपुल्स होते हैं मोस्ट लाइकली एक्सपोज होते हैं, कैसे, जो एक कंज्यूम करते हैं बेसिकली PFAS, जो कि कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड विथ PFAS, जो PFAS के थ्रू प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है बेसिकली, उसको यूज करके फिर उसके बाद ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग PFAS, उस एयर में ब्रीथ करके जो कि कंटेन किया है PFAS। ऑल दो जो PFOS है बेसिकली, एक इसका ग्रुप है बेसिकली। हाँ, क्या होता है, यूज हैज़ बीन फेज्ड आउट, मतलब इसे फेज आउट किया गया है PFOS को, मतलब अब इसको यूज में नहीं लाया जाता, इसको ख़त्म कर दिया गया है। बट अगर स्टिल देखें तो इट कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर में, जो हम वाटर को ड्रिंक करते हैं उसमें पाया जा सकता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, सॉइल में एंड एयर में। देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखे रहना, ठीक है। कहाँ कहाँ ड्रिंकिंग वाटर में, फिर ग्राउंड वाटर है, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही हो गया। फिर उसके बाद देखें जो PFAS मॉलिक्यूल्स है ना, वह एक चेन्स को कहीं ना कहीं बनाते हैं, जो कि लिंक्ड होता है किससे, कार्बन एंड फ्लोरीन आइटम्स से, ठीक है। बिकॉज कार्बन एंड जो फ्लोरीन का बॉन्ड होता है वह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, दीज केमिकल डो नॉट डिग्रेड इजिली इन एनवायरमेंट। कार्बन और जो फ्लोरीन का बॉन्ड होता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या, जितना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहेगा वह उतने लॉन्ग टर्म तक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो और ये भी बताया गया कि पीपल में इनकाउंटर डिफरेंट PFAS केमिकल इन वेरियस वे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ जो PFAS होते हैं उससे एक्सपोज कर सकते हैं। अगर देखें ओवर टाइम, पीपल में टेक इन मोर ऑफ द केमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ले सकते हैं, देन दे एक्सक्रीट, जिसकी वजह से क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा इन बॉडीज में। कहाँ पे, मतलब ये एक्सक्रीट नहीं कर सकते, उसके थ्रू इस ये बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी ह्यूमन बॉडीज में, जिसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें हमें कंसीडर करना है, ठीक है। जो पैरासिटॉइड होते हैं स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म दे रखा है इनमें किस किस में पैरासिटॉइड स्पीसीज बेसिकली फाउंड किए जाते हैं। पैरासिटॉइड स्पीसीज क्या होते हैं, देखो यह वह स्पीसीज होते हैं जो क्लोज एसोसिएशन में होते हैं बेसिकली होस्ट के, जो 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 इसको खाएंगे, जिस स्पीसीज को, उसके क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन्हीं के
एक्सपेंसेस भी पलेंगे बढ़ेंगे, फिर उसी इन्हीं को खा लेंगे, ठीक है। उससे एक तरह से क्या होता है, पैरासाइट नहीं होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन मेनी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट स्पीसीज बेसिकली फाउंड होते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कराबीट बीटल, कराबीट बीटल हो गया, सेंटीपेड्स हो गया, फ्लाइज हो गया, टर्मिट्स हो गया, वेब्स हो गया। देखो अगर मैं बताऊं तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है बेसिकली, लेकिन इसका आंसर मुझे लग रहा है ना, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली नहीं पाए जाते हैं, पर देखते हैं आंसर क्या है इसका। ऑप्शन नंबर 4 तो सी दिया है, 4 ऑप्शन। देखो ये क्या देखा, मेनी एनिमल्स आर प्रेडेटर्स, पैरासाइट्स एंड पैरासिटाइड्स यूजिंग अदर एनिमल्स एज देयर फूड, क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को एज देयर फूड यूज करते हैं बेसिकली। दे यूज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ हंटिंग स्ट्रेटजी एंड बिहेवियर्स टू कैप्चर एंड फीड ऑन देयर प्रे, मतलब वेरियस डाइवर्सिटी में वह हंटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है किस लिए होता है कि वह कैप्चर करें और फीड करें जो प्रे है बेसिकली, हाँ, जिसको वह यूज जिसको खाना चाहते हैं उसको, बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट प्रेडेटर्स पैरासाइट्स एंड पैरासिटॉइड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग मेनी एनिमल्स पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बहुत सारे एनिमल स्पीसीज के पॉपुलेशन होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, कैसे, खा खा कर, ठीक है। तो अब देखते हैं पैरासिटॉइड क्या होता है, इज एन इंसेक्ट होता है, क्या होता है, इंसेक्ट होता है, हुज लार्वा फीड एंड डेवलप विद इन और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एंथ्रोपोड्स होते हैं। उनका जो लार्वा होता है बेसिकली कहाँ डेवलप होता है, अदर जो एंथ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी, एंथ्रोपोड क्या होते हैं, जो आउटर स्केलेटन शो करते हैं उन्हें एंथ्रोपोड्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे मकड़ी वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारे आउट एंथ्रोपोड्स में आते हैं। ईच पैरासिटॉइड्स लार्वा डेवलप ऑन द सिंगल इंडिविजुअल एंड इवेंचुअली किल द होस्ट, जो पैरासिटॉइड्स का लार्वा होता है बेसिकली एक सिंगल इंडिविजुअल में डेवलप करता है और लास्ट में चल के उसी को कहीं ना कहीं मार देता है, ठीक है। मोस्ट पैरासिटॉइड्स आर वेब्स हो गया, बट सम फ्लाइज एंड स्मॉल नंबर ऑफ बीटल्स, मोथ्स हो गया, लेसविंग हो गया, ठीक है, एंड इवन वन कैडी फ्लाई स्पीसीज हैव इवॉल्व टू पैरासिटॉइड्स, ठीक है। बहुत सारे पैरासिटॉइड्स में जैसे वेब्स हो गया, फ्लाइज हो गई, ठीक है, कुछ स्मॉल नंबर में बीटल्स भी होते हैं, ठीक है, कराबिट बीटल्स जिसे बोलते हैं, मोथ्स हो गए, लेस विंग्स हो गए, और कुछ कैरी फ्लाई जो स्पीसीज होते हैं इवॉल्व होते हैं पैरासिटॉइड्स में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन ही ऐसा था कुछ। अब इसके बाद प्रेडिटर्स देख लेते हैं, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर एंड ईट एंड अदर द प्रे, मतलब जो प्रे होता है उसको ईट करते हैं, अरे लाइन ही देख लो, डियर लाइन देख लो, और प्रे हो गया डियर, ठीक है, तो इसे प्रेडिटर बोलेंगे। डिट्रीवोरस क्या होते हैं, डिट्रीवोरस टर्मिट्स एंड डिट्रीवोरस आर द ईटन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक लॉग्स और वुड हो गया इन फॉरेस्ट। डिट्रीवोरस वो स्पीसीज होते हैं बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे आप पत्तियां ले लो, ठीक है, जो ट्रीज कटे हुए हैं बेसिकली उसको कहीं ना कहीं खा जा रहे हैं, उनको दीमक की तरह मतलब खत्म कर दे रहे हैं, तो उसे डिट्रीवोरस बोलते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट लिंक को कहीं ना कहीं फॉर्म करते हैं in the cycling of nutrients in the forest by breaking down the wood and organic residue on the ground, क्योंकि जो वुड होते हैं ना, लकड़ियाँ होती हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ऑर्गेनिक जो रेसिड्यू बचते हैं उनको ब्रेक डाउन, ये फर्टिलाइजर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल, उसमें जिसे ब्रेक डाउन करने के बाद हम एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हम इसे कंसिडर करना है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स is placed under vermin category in the wildlife protection act 1972, बोल रहा है जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना उन्हें वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत। वर्मिन कैटेगरी क्या होता है, वर्मिन ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें जिसकी वजह से कोई हार्मफुल हो सकता है क्रॉप को, एनिमल्स को, ठीक है, या फिर किसी डिजीज को यह फैला सकती हैं। क्या है मतलब, क्या है बेसिकली, इनकी वजह से क्रॉप को हार्म हो सकता है, या फिर कोई डिजीज है फैला सकती हैं, या फिर किसी प्रकार का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो उसे हम वर्मिन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है बेसिकली 1972 का, उसके उसके तहत देखें तो जो फ्लाइंग फॉक्स है ना उनसे वर्मिन कंसिडर किया जाता है। फिर स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या दे रखा है,
जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना, फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। बोल रहा है कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना, वह जो ब्लड होता है अदर एनिमल्स का, उस पे फीड करती हैं। देखो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा गलत है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट करेक्ट क्या है, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना, इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी टुवर्ड्स द फ्रूट फॉर्म्स। जो फ्रूट फॉर्म्स होते हैं उसके तरफ या इनका एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी को देखा गया है, जिसकी वजह से इन्हें वर्मिन कैटेगरी में रखा गया। मैंने बताया ना कि वर्मिन क्या होते हैं, जो किसी प्रकार से हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हाँ, और या फिर किसी तरह से या डिजीज़ को कैरी करें तो उसे हम वर्मिन बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली किस लिए किया गया है, क्योंकि वो फूड फॉर्म्स जो होते हैं ना, जहाँ पे फूड्स की प्रोडक्शन होती है, बेसिकली फूड्स को उगाया जाता है, फ्रूट्स को उगाया जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को शो कर रही थी, इसी वजह से इन्हें वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। अब हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या आता है, देखो बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स, मैमल्स ओनली फ्लाइंग मैमल्स, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखे रहना, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड फ्लाइंग फॉक्स इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट, फ्लाइंग फॉक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और यह ओनली फ्लाइंग मैमल्स हैं, ठीक है। द स्पीसीज पेट्रोपस गिगेंटस और ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, इट ईट फ्रूट्स, feeding on the juice and help in the seed dispersion and pollination, making them to integral part of the ecosystem। जो बेसिकली क्या होता है, फ्रूट्स को ईट करती हैं, फीड करती हैं उनके जूस पे, ठीक है, बेसिकली जूस को फीड करती हैं, और जिसकी वजह से वह सीड को डिस्पर्स करती हैं, सीड्स को जो होता है ना फैलाती हैं, एंड पॉलिनेट भी करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आ, उनका जो प्रोडक्शन है और होता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का, ठीक है। ये तो जो हमारे ऑप्शन में था फीड ऑन ब्लड था ना, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यह फीड करती हैं जूस पे, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। इसको आपको कंसीडर करना है, पूछ पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सा एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रोड्यूस करने में। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा एविएशन फ्यूल बनाना जो सस्टेनेबल हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ना करे, या फिर अदर जो हार्मफुल बेसिकली पॉल्यूटेंट्स है ना, उसका इमिशन ना करे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो एग्रीकल्चर जैसे पुआल वगैरह होता है ना, उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद है कॉर्न ग्रेन, जो मक्के की दाना होता है, कॉर्न ग्रेन होता है ना, उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना, ठीक है, ये भी है। वेस्ट ट्रीटमेंट स्लज जो होते हैं, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज जो होते हैं ना, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज बेसिकली जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट वाटर्स होते हैं, ठीक है, उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। वुड मिल वेस्ट, जो वुड मिल्स होते हैं वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अब यूपीएससी एग्जैक्टली क्या आंसर की में देता है वो उसका है, हो सकता है वो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है उसको हटा दे, या फिर वुड मिल वेस्ट को हटा दे, तो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। एक दो महीने में आपको मिल ही जाएगा उसका आंसर की, बेसिकली जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 10 दिन के अंदर आंसर किया जाता है, आपने आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो एनालिसिस के बाद निकला है कि इन चारों से कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बनाया जा सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल हैव ए रोल प्ले इन डिकार्बनाइजेशन ऑफ एविएशन। जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक है ना, ये सारे कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो कार एविएशन सेक्टर है उसे डिकार्बनाइज करने में, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज वाइटली इंपॉर्टेंट एट इट कैन एड्रेस डिकार्बनाइजेशन ऑफ फ्यूल ओवर इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्बन का इमिशन हो रहा है उससे डील कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। दिस इज नाउ अवेलेबल टू बी यूज्ड इन ऑल द टर्बाइन इंजन इंक्लूडिंग मिड एंड लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। मिड रेंज क्या होता है, देखो मिड आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ले लो, ये मिड रेंज एयरक्राफ्ट बेसिकली फ्लाई करते हैं इसके बीच में, ठीक है। लॉन्ग रेंज में आप इंडिया से यूएस से ले लो,
ये सब लॉन्ग रेंज में आता है। तो बोल रहा है कि इनमें और इनमें कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकता है नियर फ्यूचर में। इसलिए therefore understanding the feedstock landscape as well as technology pathway is integral to maximize the production and supply of sustainable aviation fuel। जो फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल है बेसिकली, जो टेक्नोलॉजिकल पाथवे में है, उसको अंडरस्टैंड करना एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मतलब इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसको उससे बना के देख लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन वाला प्रॉब्लम है बेसिकली, जो कार्बन इमिशन होता है, उसके बाद भी जो सल्फर वगैरह का इमिशन होता है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके उसी लिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा सिचुएशन है मतलब ओजोन डिप्लेशन वगैरह उस सबसे डील किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है उससे भी डील किया जा सकता है। सो इसलिए इसको स्टडी करना, इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टार्ट्स विथ वन ऑफ द 5 मेन फैमिलीज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या है बेसिकली, जो प्रोडक्शन है ना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, वह इन 5 जो फैमिलीज है उसके रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है। जैसे कॉर्न ग्रेन हो गया, ऑयल सीड हो गया, एल्गी हो गया, अदर फैट ऑयल एंड ग्रीसेज हो गया। ठीक है, कॉर्न ग्रेन में क्या हो गया, ऑयल सीड हो गया, जो बेसिकली सीड होता है ना उससे जो ऑयल वगैरह की निकालते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एल्गी हो गया, फिर अदर जो फैट ऑयल ग्रीसेज होते हैं, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू होता है, जैसे पुआल वगैरह हो गया, उससे जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद वुड मिल वेस्ट हो गया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम्स हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें आती है। फिर उसके बाद वेट वेस्ट, मन्योर हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, ट्रीटमेंट स्लज हो गया, जो मन्योर वगैरह होते हैं, जो काउडंक वगैरह यूज करके बनाया जाता है मन्योर वगैरह, तो बेसिकली उसको भी इसमें यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप, जो डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप मतलब जो ऐसा है कि इसी से मिल सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, उसको जो प्रोड्यूस करके उससे बनाया जाता है। तो बेसिकली यही है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं जो डिकार्बनाइजेशन है एविएशन सेक्टर में उसमें। ठीक है, तो इससे हम बेसिकली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा, इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।